अ कंट्री विद इन द कंट्री। हम सब जानते हैं कि भारत एक है, इसकी सीमाएं एक है, इसका संविधान एक है, संसद एक है। ऐसे में हमें तब तो आश्चर्य ज़रूर होगा जब अचानक ये पता चले कि इस एक देश भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में राज्य के लिए नई सीमाएं, नए नियम और लगभग नया संविधान ही बना लिया था। कहने का अर्थ ये कि जो नियम या कानून भारत भर में लागू हो, जरूरी नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में भी लागू हो। अब ये सुनकर अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये मैं क्या अनाप शनाप कह रही हूं, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए सबसे पहले है। और हम आज के अपने इस वीडियो में इस बात पर विचार करेंगे कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल बाकी के भारतीय राज्यों से अलग कैसे था। ये सच है कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सत्ता बनी जिसने केंद्र के कानूनों को राज्य में लागू होने से रोका, केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य में दाखिल होने से रोका, करोड़ों गरीबों के लिए बनाई गई केंद्रीय सरकार की योजनाएं रोकी और रोका लोकतंत्र को। और ये सब किया केवल एक कुर्सी बचाने के लिए। वो कुर्सी थी लिबरल्स की प्यारी ममता बनर्जी की। इस वीडियो को हमने 3 बुनियादी स्तंभों में बांटा है: कानून, संविधान और कार्यान्वयन। तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत में कानून बनने और उन्हें लागू करने की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि ममता बनर्जी की सत्ता की राजनीति का पूरा खेल इसी बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचाकर खेला गया है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 विषय शामिल हैं। देश की रक्षा, विदेश नीति, नागरिकता, मुद्रा और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। राज्य सरकारें इनमें दखल नहीं दे सकती। दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 विषय हैं जो पूरी तरह राज्यों के अधिकार में आते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 47 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर दोनों के कानूनों में टकराव पैदा हो तो हमेशा केंद्र का कानून ही सर्वोपरि होगा। यह हमारा संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है, एक ऐसा सेटल्ड लॉ जिसे देश की सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है अनुच्छेद 256। देखिए, ये साफ तौर पर कहता है कि संसद द्वारा पास किए गए हर कानून को अपने राज्य में लागू करना हर राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कानून को लागू ना करने का कोई विकल्प किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं होता। यह उनका अनिवार्य कर्तव्य है और इससे पीछे हटना सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है। और अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो पिक्चर में आता है अनुच्छेद 355, जो केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी देता है कि वह राज्य में संवैधानिक शासन सुनिश्चित करे। और अगर व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भी इसी संविधान में दिया गया है। यह पूरा कानूनी और संवैधानिक ढांचा हमने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आगे आपको जो भी बताने जा रहे हैं, चाहे वो सीएए का विरोध हो, सीबीआई को रोकना हो, बीएसएफ को जमीन ना देना हो या फिर केंद्रीय योजनाओं को अटकाना हो, हर जगह इसी पवित्र संवैधानिक ढांचे को तार तार किया गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार यह दुस्साहस पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की तरफ से ही देखने को मिला था। दिसंबर 2019 में भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब सीएए क्या है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार फिर दोहराते हैं कि कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि प्रताड़ित लोगों को उनका हक देने के लिए था। देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई, यानी ये पूरी तरह से एक वैलिड लॉ था। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि हम बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। अब सोचिए, इस राजनीतिक जिद का क्या नतीजा निकला। बंगाल की धरती पर दशकों से रहे मतुआ और नामशूद्र समाज के लाखों शरणार्थी परिवार जो नागरिकता के एक एक कागज के लिए तरस रहे थे, उनका हक उनसे छीन लिया गया।
ये कोई कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति थी। डर इस बात का था कि अगर सीएए लागू हुआ तो अवैध घुसपैठ का पूरा सच सामने आ जाएगा और एक खास वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन सियासत यहीं नहीं रुकी। चुनावों के वक्त ममता बनर्जी ने इसी सीएए को एक हथियार बनाकर मतुआ समाज के बीच डर पैदा करने की कोशिश की ताकि उनका वोट हासिल किया जा सके। लेकिन जनता सब समझती है और इसका करारा जवाब उन्होंने हालिया चुनाव नतीजों में दे दिया है। इसी तरह का एक और वाकया दिसंबर 2023 में देखने को मिला, जब संसद ने अंग्रेजों के ज़माने के पुराने कानूनों को बदलते हुए 3 नए ऐतिहासिक कानून पारित किए। भारतीय न्याय संहिता ने 1860 के आईपीसी को बदला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी की जगह ली और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। 1 जुलाई 2024 ये तीनों कानून पूरे देश में एक साथ लागू हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर बिल्कुल उलट थी। वहाँ इसके इम्प्लीमेंटेशन में जानबूझकर ढिलाई बरती गई। पुलिस थानों को सर्कुलर देरी से भेजे गए, जिसकी वजह से अदालतों से लेकर पुलिस महकमे तक में भारी असमंजस बना रहा। ये कोई प्रशासनिक नाकामी नहीं थी, बल्कि दिल्ली को भेजा गया एक सोचा समझा पॉलिटिकल सिग्नल था। आप देश के लिए चाहे जो कानून बनाएं, हम अपने सूबे में आपकी नहीं चलने देंगे, भले ही इसकी कीमत सूबे की न्याय व्यवस्था को चुकानी पड़े। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of AD and Amit Shah? That nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country? साल 2026 की शुरुआत में आईपैक के दफ्तर पर हुई रेड तो आपको याद ही होगी, जब खुद ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी वो उस जांच के बीच पहुंचकर वहां से दस्तावेज उठा ले गई थी। आरोप बेहद गंभीर थे। आईपैक सिर्फ एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म नहीं रह गई थी, बल्कि वो बंगाल के भीतर एक पैरेलल सरकार की तरह कार्य कर रही थी। एक ऐसी प्राइवेट संस्था जिसके पास सरकारी फाइलें मौजूद थी, जनता का पर्सनल डेटा था और आरोपों की माने तो जो पर्दे के पीछे से ये तय कर रही थी कि सरकारी योजनाओं का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के समानांतर खड़ी हो जाए और जिसकी संविधान के प्रति कोई जवाबदेही ना हो, क्या ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की आत्मा पर हमला नहीं है? अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की, संविधान और केंद्रीय एजेंसियां। एक संप्रभु देश के भीतर कानून का राज तभी चल सकता है जब देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। लेकिन साल 2018 में ममता सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगभग अभूतपूर्व था। सरकार ने सीबीआई को राज्य में दी गई जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमति को अचानक वापस ले लिया। आम भाषा में कहें तो जनरल कंसेंट का मतलब होता है सीबीआई को राज्य में जांच करने की स्थायी अनुमति। लेकिन इस फैसले के बाद स्थिति ये हो गई कि अब जब भी सीबीआई बंगाल में भ्रष्टाचार या किसी बड़े घोटाले की जांच करना चाहे, उसे हर एक मामले के लिए राज्य सरकार से अलग से इजाजत मांगनी पड़ती है। अब सोचिए, जिसे राज्य सरकार खुद रोक सकती हो, वो जांच कितनी निष्पक्ष होगी। एक राज्य सरकार ये तय करने लगी कि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी उसके द्वारा क्रिएट किए गए कंट्री विद इन द कंट्री में कदम रखेगी या नहीं। ये सीधे तौर पर देश की संघीय व्यवस्था को दी गई चुनौती थी। लेकिन आखिर सीबीआई का जनरल कंसेंट वापस क्यों लिया गया? इसकी जड़ें जुड़ती हैं साल 2013 के कुख्यात शारदा चिटफंड घोटाले से। ये एक पूंजी स्कीम घोटाला था जिसने बंगाल के 17 लाख से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की गाढ़ी कमाई को एक झटके में लूट लिया। 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर के इस घोटाले में टीएमसी के कई बड़े मंत्रियों, सांसदों और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए। आरोप तो यहाँ तक लगे कि घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन ने तब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनाई पेंटिंग्स को करोड़ों रुपए में खरीदा था। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो गवाहों को डराया गया और अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए। इसी सिलसिले में साल 2019 का वो ऐतिहासिक स्टैंड ऑफ सामने आया जिसे देश कभी नहीं भूल सकता,
जब सीबीआई की टीम तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंची तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसे अधिकारी के बचाव में धरने पर बैठ गईं जिस पर जांच में सहयोग न करने और सबूतों को नष्ट करने के गंभीर आरोप थे। जिस अधिकारी पर जांच को भटकाने के आरोप लगे उसे बाद में राज्य का सबसे बड़ा पुलिस पद यानी डीजीपी बनाकर पुरस्कृत किया गया और फिर राज्यसभा भेजा गया। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को भीतर से खोखला करने का एक खतरनाक पैटर्न है। संस्थानों को कमजोर करने का ये खेल सिर्फ आंतरिक सुरक्षा या जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर देश की सीमाओं की सुरक्षा पर भी पड़ा। साल 2021 में केंद्र सरकार ने सीमा पार से होने वाले अपराधों और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ा दिया। इसके बाद बीएसएफ को सीमा पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनौतियां और कैंप बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी, लेकिन बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी अड़ंगा लगा दिया। लेकिन बात सिर्फ सरकारी फाइलों को रोकने तक सीमित नहीं रही। जमीन पर टीएमसी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाकायदा मोर्चेबंदी शुरू कर दी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सीमावर्ती इलाकों में जहां भी बीएसएफ या सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन चिन्हित की गई, वहां जमीन छीनने और बीएसएफ के अत्याचार का डर दिखाकर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। सेना और सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों के खिलाफ बाकायदा एक नैरेटिव तैयार किया गया ताकि सुरक्षा ढांचे का काम आगे न बढ़ सके। जरा सोचिए, ये उस राज्य में हो रहा था जो भौगोलिक रूप से भारत के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहीं पर स्थित है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, यानी भारत का वो संकरा हिस्सा जो पूरे पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। चीन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां हमेशा इस चिकन नेक पर नजर गड़ाए रहती हैं। ऐसे संवेदनशील बॉर्डर स्टेट में जहां हर साल बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने की गंभीर रिपोर्टें आती हैं, वहां देश की सुरक्षा बलों के हाथ बांधना, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रोकना और स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ माहौल बनाना आखिर किसके फायदे के लिए किया जा रहा था? देश की संप्रभुता को दांव पर लगाकर कौन सी राजनीति चमकाई जा रही थी? जब जांच और कानून व्यवस्था की मशीनरी को इस कदर राजनीतिक रंग में रंग दिया जाता है तो उसका सबसे खौफनाक खामियाजा सूबे की बेटियों को भुगतना पड़ता है। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उस वक्त भी राज्य प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जब मामला बिल्कुल नया था, तब रात के अंधेरे में अस्पताल के उस हिस्से में रेनोवेशन शुरू करा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से लेकर एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर गंभीर सवाल उठे। राज्य की पुलिस, जो खुद इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में थी, उसने जांच को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया, तब जाकर ये केस सीबीआई को सौंपा गया। अगर सीबीआई के पास पहले से जनरल कंसेंट होता तो शायद साक्ष्यों के साथ ये खिलवाड़ कभी ना हो पाता और पीड़िता को समय पर न्याय मिल जाता। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि एनसीआरबी के मुताबिक बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कन्विक्शन रेट राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहद निराशाजनक रहा है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात बड़े पैमाने पर होने वाली अंडर रिपोर्टिंग है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, ये एक स्थापित पैटर्न है। साल 2012 के पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले को याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से उस घटना को मनगढ़ंत यानी फैब्रिकेटेड करार दिया था। और जब जाबाज आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन ने ईमानदारी से जांच करके सच को सामने ला दिया, तो इनाम देने के बजाय उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। यानी जो अधिकारी सच बोलेगा उसे सजा मिलेगी और जो घोटालों पर पर्दा डालेगा उसे तरक्की मिलेगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी व्यवस्था है।
अब तक हमने संस्थागत टकराव और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की बात की, लेकिन अब बात करते हैं इस राजनीति की सबसे भारी कीमत चुकाने वालों की। वो किसान जो खेतों में पसीना बहाते हैं, वो बीमार बुजुर्ग जिन्हें इलाज की जरूरत है, और वो गरीब जिनके पास सिर छुपाने को पक्की छत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट ना चला जाए। बंगाल की सरकार ने जनता के बुनियादी हक को रोक दिया। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह जानबूझकर तैयार की गई गरीबी यानी इंजीनियर्ड डेप्रिवेशन है। पीएम किसान सम्मान निधि साल 2019 से पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि लागू है, जिसके तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए सीधे भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2,63,00,000 और गुजरात में 56 लाख से ऊपर किसानों को इसका सीधा फायदा मिला। लेकिन ममता सरकार ने सालों तक इस स्कीम को बंगाल में लागू करने से ही मना कर दिया। बाद में जब इसे ज्वाइन भी किया तो रफ्तार इतनी धीमी रखी कि बंगाल के 72 लाख किसानों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मदद से वंचित रह गया। नतीजा यह हुआ कि जब फसल खराब हुई तो बंगाल के किसान के पास खाद और बीज के पैसे नहीं थे, जबकि बाकी देश का किसान आत्मनिर्भर था। आयुष्मान भारत, PMJAY, यही क्रूर खेल खेला गया आयुष्मान भारत योजना के साथ, जो गरीबों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वहां आयुष्मान भारत लागू था और उड़ीसा ने भी इसे बड़े पैमाने पर अपनाया। लेकिन बंगाल में यह सत्ता बदलने तक ठप ही रही। राज्य सरकार ने दलील दी कि उनके पास स्वास्थ्य साथी है, जबकि दोनों योजनाएं साथ चलकर जनता को दोगुनी कवरेज दे सकती थी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि आयुष्मान भारत का कार्ड अस्पताल में दिखने से क्रेडिट दिल्ली को मिल जाता। और आज इस राजनीतिक अहंकार का खामियाजा यह है कि बंगाल के 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस सुरक्षा कवर से बाहर हैं। एक गरीब बीमार पड़ता है तो उसे अपना खेत या घर बेचना पड़ता है। पीएम आवास योजना एंड जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत जहां यूपी ने 97% और गुजरात ने 100% ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचा दिया, वहीं बंगाल साल 2023 के अंत तक 60% से नीचे रेंग रहा था। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के पक्के मकानों की जो लिस्ट बनी, उसमें CAG की रिपोर्ट के मुताबिक आम गरीबों के फॉर्म रिजेक्ट करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्राथमिकता दी गई। यह सीधे तौर पर गरीबों के हक की ऑर्गेनाइज्ड थेफ्ट थी। यहां तक कि मनरेगा में पारदर्शिता और ऑडिट के नियम ना मानने के कारण 6,000 करोड़ का फंड रुका और मजदूर भूखे रहे। तो दूसरी तरफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करोड़ों का राशन घोटाला करके गरीबों का अनाज ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से इनकार कर दिया गया, जिससे पीएम श्री स्कूलों का फंड रुका और बंगाल के बच्चे आज भी पुराने पाठ्यक्रम पर पढ़ने को मजबूर हैं। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जमीन अधिग्रहण की सुस्ती के कारण वर्षों अटके रहे, चाहे वो गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो या मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य संपदा, सब कुछ केवल कागजों पर सिमट कर रह गया। जरा इस पूरी तस्वीर को करीब से देखिए। यह कोई प्राकृतिक आपदा या सामान्य गरीबी नहीं है, यह योजनाबद्ध तरीके से थोपी गई विपदा है। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा तमाशा देखिए कि दिल्ली और मुंबई के वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले बुद्धिजीवियों के लिए ममता बनर्जी आज भी एक सोशलिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं और लोकतंत्र की रक्षक हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक साधारण सफेद सूती साड़ी और नीली हवाई चप्पल पहनकर घूमती हैं। क्या सादगी का यह दिखावा बंगाल की करोड़ों माताओं, बहनों और गरीब किसानों के हक को छीनने के इस अपराध को छुपा सकता है? जनता लुटती रही, संस्थाएं बिखरती रही और राजनीति चमकती रही। यही 15 वर्षों तक कंट्री विद इन द कंट्री का असली और खौफनाक चेहरा था। अब वो सवाल जो पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार ये सब पिछले 15 वर्षों तक लगातार क्यों होता रहा। इसका सीधा जवाब है कि बंगाल की राजनीति एक बहुत ही खास और सोचे समझे पॉलिटिकल अरिथमेटिक पर चलती है। ये एक ऐसा संगठित वोट बैंक है जो अगर एक तरफा ट्रांसफ़र हो जाए तो सत्ता की कुर्सी पक्की कर देता है। जरा इस पैटर्न को समझिए। अगर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो जाता तो पूरी पारदर्शिता आ जाती कि इस देश का असली नागरिक कौन है, कौन नहीं। अवैध घुसपैठ का मुद्दा पूरी तरह सतह पर आ जाता, जिससे उस खास वोट बैंक को नुकसान पहुंचता। इसीलिए नैरेटिव बनाया गया कि CAA को रोको।
ठीक इसी तरह अगर सीबीआई को राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाता तो शारदा चिटफंड से लेकर कोयला घोटाला, सैंड माइनिंग, कैटल स्मगलिंग और राशन घोटाले की पूरी परतें खुल जाती और सत्ताधारी दल की बड़े बड़े चेहरों के नाम बेनकाब हो जाते। इसीलिए कानून व्यवस्था की दुहाई देकर कहा गया कि सीबीआई को रोको। यही खेल केंद्रीय योजनाओं के साथ भी खेला गया। अगर इन योजनाओं का पैसा सीधे सीधे जनता के बैंक खातों में जाता तो उसका पूरा क्रेडिट दिल्ली वालों को मिलता और राज्य की राजनीति कमजोर होने लगती। इसीलिए नियम बनाया गया कि केंद्रीय योजनाओं को रोको और अगर उन्हें लागू करना भी पड़े तो पहले उनका नाम बदलो, फिर उसका सीधा फायदा सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांटो। ये कोई राजनीतिक आरोप या कयास नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थापित पैटर्न है जो सीएजी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, एनसीआरबी के आंकड़ों और संसदीय समितियों के रिकॉर्ड्स में पूरी तरह से दर्ज है। इन 15 वर्षों में बंगाल की हकीकत ये रही कि वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लगातार पिछड़ता चला गया। खुद बंगाल के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े गवाही देते हैं कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम हो चुकी है और राज्य लगातार कर्ज के दलदल में डूबता रहा, जबकि मुख्यमंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय रैलियां करने में व्यस्त थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वे पहली बार चुनाव जीती तो वह बंगाल की जनता का एक ऐतिहासिक मैंडेट था। साल 2016-17 में भी जनता ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन साल 2021 के चुनावों के बाद जो भयानक चुनावी हिंसा हुई, जिस तरह सीमाओं पर फेंसिंग को रोककर डेमोग्राफी को बदलने की कोशिशें की गई, उस जीत को लोकतांत्रिक तरीके से जनता का साफ मैंडेट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और आज साल 2026 के चुनावी नतीजे तो पूरी तरह आपके सामने ही हैं। खैर, जनता ने शुरुआत में जो मैंडेट दिया था वह पश्चिम बंगाल को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए था। भारत गणराज्य के भीतर ही अपना एक अलग नया देश खड़ा करने के लिए नहीं था। खुद संविधान का रक्षक बताने वाले ये नेता कैमरे के सामने चिल्लाते थे कि हम केंद्रीय एजेंसीज को घुसने नहीं देंगे, लेकिन वे भूल गए कि इसी संविधान के अनुच्छेद 246 और 254 के तहत केंद्र सरकार को कानून बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वे कहती रहीं कि हम सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 256 साफ कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना हर राज्य की संवैधानिक मजबूरी है। आप कहती रहीं कि बंगाल को केंद्रीय योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बंगाल की गरीब जनता लगातार चिल्लाती रही कि उन्हें उनका हक चाहिए। आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और इसी का नतीजा है कि आज साल 2026 में बंगाल की जागरूक जनता ने आपके और आपके भाईपों के बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेट दिए हैं। आपने अब तक सुना कि पिछले 15 सालों में बंगाल में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अब जानिए कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद सिर्फ शुरुआती 15 दिनों में क्या क्या हुआ है। जो काम 15 साल में नहीं हुआ वो महज 15 दिनों के भीतर धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों में आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। सीबीआई को दी जाने वाली जनरल कंसेंट को तुरंत बहाल कर दिया गया है, जिससे आरजीकर मेडिकल कॉलेज समेत राज्य की तमाम अटकी हुई जांच फिर से तेज रफ्तार से शुरू हो गई है। सीएए का नोटिफिकेशन जारी करके लोगों के एप्लीकेशंस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। पीएम आवास योजना की पुरानी बेनिफिशियरी लिस्ट का कड़ा ऑडिट शुरू कर दिया गया है ताकि टीएमसी लिंक्ड गड़बड़ियों और चोरियों की जांच की जा सके। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का बकायदा रोड मैप जारी हो चुका है। देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर बीएसएफ को पेंडिंग जमीन ट्रांसफर करने की फाइलों को तुरंत क्लियरेंस दे दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत अटके हुए सारे टेंडर्स को रिलीज कर दिया गया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI के रुके हुए तमाम हाईवे प्रोजेक्ट्स की जिला मजिस्ट्रेट डीएम स्तर पर इमरजेंसी रिव्यू शुरू हो चुकी है। 15 साल में जो नहीं हुआ वो 15 दिन में शुरू हो गया। यही फर्क है एक सरकार का जो देश की सरकार के साथ चलती है और एक उसके खिलाफ। बंगाल एक बेहद भावुक जगह है। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पावन भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीर जननी है। एक ऐसा राज्य जो कभी इस देश का बौद्धिक और सांस्कृतिक इंजन हुआ करता था। वो बंगाल आज ह्यूमन डेवलपमेंट के तमाम पैमानों पर पिछड़ चुका है। वहाँ के किसान, मजदूर, बीमार बच्चे, उन्हें उन योजनाओं का फायदा नहीं मिलता था जो उनका संवैधानिक अधिकार था। और ये सब हुआ एक कॉन्शियस चॉइस की वजह से।
एक ऐसी नेता की जिद की वजह से जो खुद कभी जन संघर्ष से उठी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने ही लोगों के साथ वही किया जो उन्होंने खुद कभी नहीं सहना चाहा था। ये सब कुछ संविधान और लोकतंत्र में ममता बनर्जी के अविश्वास का परिणाम था। ममता बनर्जी के मन में अपने राज्य के लोगों के लिए कितनी इज्जत थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का काम वर्षों तक केवल इसलिए रुका रहा क्योंकि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार के बार बार अनुरोध करने पर भी केवल 3 रातों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करने की व्यवस्था नहीं की। ये सोच भारत के आधारभूत संरचना के लिए खतरनाक नहीं तो और क्या है। लेकिन इतिहास गवाह है कि देश के भीतर कोई अलग देश नहीं चलता। हमारा संविधान एक है, हमारा कानून एक है, इस देश की जनता एक है और लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही भी सिर्फ एक ही है, जनता का कल्याण। वो जवाबदेही जो आप बंगाल की जनता को नहीं दे पाई, तो उसी जनता ने उठकर आज एक नया इतिहास लिख दिया। भारत आदि अनंत काल से एक ही देश है और एक ही रहेगा। बंगाल का ये राजनीतिक पतन पूरे देश के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि भारत गणराज्य के भीतर एक और नया देश बनाने की कोशिश आपको सीधे सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता ही दिखाएगी।